Okay, once again, I welcome you on my channel Learning SST with नीरज कांत। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में जो फेडरलिज्म का था, हम सीधा चैप्टर पे आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फेडरलिज्म के 3 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से आ गए होंगे, और क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया होगा कि आपने लिटरेचर को जरूर पढ़ा होगा। डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि फेडरलिज्म का है, संघवाद का क्या मतलब होता है, उसकी जो 7 विशेषताएं थी, मेन फीचर्स थी, जिस पर मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया था। उसके 2 प्रकार मैंने बताए थे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद जो मैंने पार्ट 1 में 6 पॉइंट बताए थे, उसमें से जो 4th पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया है, ऑन व्हाट बेसिस we can say India is a federal country, या जो भारत है, हमारा देश, महान देश, वो एक संघवाद है। ऐसा कहने के पीछे हालांकि एक वर्ड है जो इस समय इस लेवल पर नहीं यूज होना चाहिए कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उनको पता होगा क्वासी फेडरल क्या होता है, कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे अभी। तो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, वो हम किस आधार पर कह सकते हैं, उसके हमारे पास बहुत सारे आधार मौजूद हैं। उनमें से कुछ आधारों के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर सबसे पहली बात है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। यहां पर मैंने पिछले चैप्टर में आपको डिटेल बताया था। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, कि जो पावर्स हैं उनका क्षैतिज वितरण किया गया है। अगर जो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे आप पावर शेयरिंग का, तो आपको मिलेगा कि इसका मैं बहुत डिटेल में किया था, यहां भी करेंगे क्योंकि यहां पर इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो इंडिया है, इंडिया के गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 है। ये तीनों के तीनों अपने क्षेत्र में बिना किसी इंटरफेरेंस के कार्य करते हैं। जब इनके कार्य में कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, इसका मतलब इनका अपना जुडिक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। देखिए, जब हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा, यहां पर सवाल आएगा कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, ऑन व्हाट बिहाफ यू कैन से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, प्रूव बाय गिवन स्टेटमेंट दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, हाउ यू कैन से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत एक संघवाद है। ये क्वेश्चन भी आप लिख लें, तो आपको अंत में उसका जवाब जरूर देना है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। देखेंगे अभी, यस। तो ये पहला पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, क्योंकि इनको पावर्स इक्वली डिवाइड की गई हैं। उसके बाद हम किस बेस पर कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। सेकंड पार्ट है, जो पावर्स हैं उनका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको केंद्रीय सरकार कहते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है जिनको राज्य सरकार कहते हैं, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिन्हें स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। इन सब का अपना अपना जुडिक्शन है, अपना अपना रेवेन्यू सिस्टम है। इस बात को समझने के लिए इसी के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे से ये कह सकते हैं कि भारत सरकार की 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट, जिसमें एक लिस्ट है यूनिटरी लिस्ट, एक है
स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना और बड़ा आसान भी है। देखिए सूची का क्या मतलब है, जैसे हमें घर के लिए कोई सामान खरीदना होता है तो हम एक लिस्ट बना करके चलते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, उसको हम लिस्ट बना करके ले आते हैं। ठीक उसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ने कुछ लिस्ट बनाई है। जैसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसको संघ सूची भी कहा जाता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे करीबन 99 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट यानी विषय, जिसमें रक्षा आपका डिफेंस का, आपका बैंकिंग सिस्टम आ गया सारा। इस तरह से करीब करीब 19 सब्जेक्ट्स हैं और ये विषय घटते बढ़ते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। मैं फिर से बता दूं, वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनके पास पावर है, इसीलिए हम इंडियन, अलग अलग पावर हैं, इसीलिए हम इंडिया को एक संघवाद कहते हैं, फेडरल कंट्री कहते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए हम 3 लिस्ट पर आ गए। यूनिटरी लिस्ट, संघ लिस्ट, सूची, जिसमें कुछ विषय होते हैं। उन विषयों पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, केवल और केवल केंद्रीय सरकार डिसीजन ले सकती है। ये कुछ ऐसे विषय, जैसे दो विषय मैंने बताया, डिफेंस का, बैंकिंग का, इसके अलावा 99 सब्जेक्ट्स हैं। इन विषयों के ऊपर, इन सब्जेक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, उसका अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। नो एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। उसके बाद स्टेट, राज्य की, इसमें करीबन 66 सब्जेक्ट्स हैं। पुलिस का है, एग्रीकल्चर का है, एटसेट्रा। उन 66 विषयों पर, सब्जेक्ट पर, जो राज्य सरकार के पास एक लिस्ट बना करके संविधान द्वारा दी गई है, उन विषयों पर केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाएंगी। राज्य सरकार कानून बनाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें से नहीं होता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। उसके अलावा एक और सूची दी गई है जिसे कॉन्करेंट कहा जाता है, समवर्ती। मतलब क्या है, इसमें करीबन 47 सब्जेक्ट्स हैं। मैं फिर बता दूं, ये सब्जेक्ट घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये जो विषय हैं, इस पर दोनों सरकारें मिलकर के कानून बना सकती हैं। जैसे एजुकेशन को इसमें डाला गया है, दोनों सरकारें आपस में मिलकर इस विषय पर कोई भी निर्णय, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ बनाती है। हाँ, अगर इन दोनों सरकारों में कोई डिस्प्यूट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, किसी विषय पर समवर्ती सूची में, तो यस, जो केंद्रीय सरकार है उसकी बात को माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, पावर इज डिवाइडेड, बट बिकॉज इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दैट वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, जैसा मैंने आपको बताया था। खैर, ये एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और वर्टिकल में लिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद हम लोग 5वां पार्ट करेंगे। 4 पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, देखेंगे आप। ये बात जरूर ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक संघवाद है। क्योंकि शक्तियों का क्षैतिज वितरण किया गया है। ये तीनों के तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, अलग अलग काम करते हैं, कोई इनमें इंटरफेयर नहीं करता, तीनों इंडिपेंडेंट हैं। उसके अलावा जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ऊर्ध्वाधर जो शक्तियों का वितरण है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसमें इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इन 3 लिस्टों के बारे में जानना आवश्यक है, यूनिटरी, स्टेट एंड कॉन्करेंट। इसमें केवल और केवल केंद्रीय सरकार डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है, और इसमें दोनों ले सकती है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो इसमें डिसीजन लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम कैसे, इन आधारों पर हम कह सकते हैं, और अपने सवाल के अंत में हमें जरूर लिखना है कि ऑन दीज बेसिस वी कैन से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री।
because in India power is divided between the three organs and between the level of the government. So on these basis we can say India is a federal country. Please note down this question also. Okay, फोर्थ पॉइंट को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया, उसमें हम लोगों को कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना है, कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना है, केवल उसको समझने का प्रयास करें। यहां पर आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्यू थिंग्स अबाउट लैंग्वेज। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जो संविधान द्वारा मान्य हैं, वो 22 लैंग्वेजेस हैं। हालांकि हमारे देश में 1500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। Where the concern of the language, India is very rich. There are so many languages in different parts. So, and in 1953, Andhra Pradesh was the very first state जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तेलुगु भाषा के आधार पर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कॉमन कल्चर के आधार पर किए गए, जैसे आपका ये 3 स्टेट बनाए थे 2011 में, जिनका नाम था कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एंड फ्यू मोर। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला बनाया गया था। उसके बाद हम लोग तेलुगु भाषा पर, ये थोड़ा सा बस इतना ही जानना है इसके बारे में हमें। उसके बाद हमें जो थोड़ा बहुत जानना है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमें यहां पर 2 टर्म के बारे में पता होना चाहिए, कोलिशन और अलायंस। कोलिशन और अलायंस, जिसको गठबंधन भी कहा जाता है। गठबंधन, कोलिशन से हम लोग क्या समझते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो व्हाट वी मीन बाय कोलिशन, कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको गठबंधन सरकार कहा जाता है, और अलायंस को संधि समझौता भी कहा जाता है, संधि या समझौते की सरकार। बड़ा ध्यान देंगे, अलायंस जो होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी इलेक्शन होने से पहले, रिपीट करता हूं, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां इलेक्शन होने से पहले आपस में हाथ मिला ले, मिलकर के इलेक्शन लड़े, मिलकर के चुनाव में उतरे, तो उसको अलायंस कहा जाता है। जैसे हमारे यहां 2 मेजर अलायंस हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लिख लें आप इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसके अलावा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी है और इसमें जो गवर्नमेंट है, और एट प्रेजेंट बीजेपी इज द बिगेस्ट पार्टी। तो दिस एनडीए एंड यूपीए, ये दोनों के दोनों अलायंस हैं। नाम से पता लग रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये दोनों अलायंस हैं। यानी कि इलेक्शन से पहले जब 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में हाथ मिला ले, इलेक्शन को लड़े, तो उसको अलायंस कहा जाता है। अब कोलिशन, कोलिशन क्या होता है? जब इलेक्शन हो चुका होता है और कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, और मेजोरिटी को फॉर्म करने के लिए वो दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाती है, उसके बाद जो सरकार बनती है उसको कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। मैं रिपीट कर दूं, दोनों में ही गठबंधन होता है। ये इलेक्शन से पहले होता है, ये इलेक्शन के बाद जब मेजोरिटी नहीं आती। ध्यान दें, सरकार बनाने के लिए टोटल सीट का कुछ परसेंट जरूर लेना होता है। अगर वो नहीं लिया जाता है तो फिर कोalition की गवर्नमेंट बनती है। जैसे आप लोग महाराष्ट्र में देखेंगे, जैसे आप हरियाणा में देखेंगे, ये कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको इलेक्शन के बाद पूरी मेजोरिटी ना मिलने की वजह से इसको बनाया गया है। तो इस नेक्स्ट पार्ट में, जो 5th पार्ट मैंने आपको बताया था, उसमें केवल लैंग्वेज के 2-3 फैक्ट हैं और कोलिशन और अलायंस के 2-3 फैक्ट हैं। इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। बस ये जो 5th पॉइंट है, यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि लैंग्वेज के बारे में कुछ फैक्ट और कोलिशन एंड अलायंस के बारे में। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, भारत में विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका सवाल है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिफाइन 73rd अमेंडमेंट 1992 के जो स्थानीय सरकारें हैं
जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं उनको एम्पावर करने के लिए, फेडरलिज्म को और गहराई तक ले जाने के लिए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को डेप्थ तक ले जाने के लिए जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है या लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उनको प्रॉपर पावर दी जाए, शक्तियां दी जाएं, ताकि वो अपने लेवल पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, उन्हें बार बार राज्य सरकारों का या केंद्रीय सरकारों का मुंह ना देखना पड़े। तो ये जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं, जितने भी आपके लॉ हैं, एक्ट हैं, वहां पर एक प्रोविजन ऐसा भी है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्हें पता था कि आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी, सामाजिक परिस्थितियां बदलेंगी, पॉलिटिकल सिचुएशन विल बी चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल टेक प्लेस, सो दे हैव मेड सर्टेन थिंग्स दैट certain changes can be done in the constitution. That changes is called amendment. कि कुछ संशोधन किया जा सके, उस समय की स्थिति को देखते हुए संविधान में कुछ संशोधन किया जा सके। बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, और एक 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में जो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हुआ था। उस अमेंडमेंट में जो मुख्य बातें थी वो मैंने यहां पर लिखी हैं, आप देखिएगा। सबसे पहली बात है कि 1992 से पहले, आप जानकर के आपको अचरज होगा कि 1992 से पहले गांव में पंचायत के और जो लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होते वो रेगुलर नहीं हुआ करते थे। तो इस अमेंडमेंट में ये मैंडेटरी बनाया गया, जरूरी किया गया, द इलेक्शन विल टेक प्लेस एट रेगुलर इंटरवल एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव होंगे ही होंगे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया ये भी देखिए, रिजर्व सीट की एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित क्षेत्र। क्योंकि देखिए इतिहास में अगर हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि जो कुछ कास्ट हैं, कुछ ट्राइब्स हैं, उन लोगों का बहुत शोषण हुआ है, जो आज की तारीख में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है कि वो लोग जो साधारण वर्ग से लोग हैं, जो उच्च वर्ग से लोग हैं, जो धनी हैं, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उनसे कंपीट कर पाए। इसलिए कुछ चुनावी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, कुछ क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है एससी और एसटी के लिए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी 73rd अमेंडमेंट में 1992 में कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया कि उन सीटों पर केवल और केवल एससी या एसटी का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा। ठीक उसी तरह से वोमेन का भी बहुत एक्सप्लोटेशन हुआ है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये मैंडेटरी किया गया कि 1/3 सीट जो हैं लोकल लेवल पर वोमेन के लिए आरक्षित होंगी। 73rd अमेंडमेंट 1992 में किया गया, और इन सब बातों का पूरी तरह से पालना हो, इलेक्शन रेगुलर हो, रिजर्व सीट पे अमल किया जाए, उसके लिए एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन प्रत्येक स्टेट का बनाया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन बनाया गया। वो सभी बातों को ध्यान में रखेगा और ये इंश्योर करेगा कि भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा क्या हुआ कि जब भी लोकल लेवल पर कोई कार्य करना होता था तो हमेशा राज्य सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास पैसों के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इस 73rd अमेंडमेंट में, संशोधन में, जो संविधान में बदलाव लाया गया, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कि आप यहां से पैसा लें और जो भी डेवलपमेंटल वर्क है आप यहां से करवाएं। तो आप फिर से देखिए, लास्ट एक बार रिपीट कर देता हूं कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। 73rd अमेंडमेंट था, उससे पहले 72 अमेंडमेंट हो चुके थे, और इसका मेन उद्देश्य था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकारें हैं, उनको एम्पावर किया जाए। उनके लिए ये मेन इसमें अमेंडमेंट किया गया। एक तो इलेक्शन रेगुलर होगा, रिजर्व सीटें होंगी एससी एसटी के लिए, वुमेन के लिए एक स्टेट सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, और रेवेन्यू सिस्टम फिक्स किया जाएगा। तो ये आपका 6th पार्ट है। 6 पार्ट हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए। फेडरलिज्म को डिफाइन किया, मेन फीचर्स की, तीसरे नंबर पे हमने किया टाइप्स, चौथे नंबर पे हमने लैंग्वेज के बारे में बात किया, 5वें नंबर पे हमने इससे पहले लैंग्वेज की बात, हाँ
और क्या किया था आप चेक कर लेना, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। 6 मैं बता भी देता हूं आप लोगों को। यस, हाउ वी कैन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी कैन से इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में बात किया, लिस्ट के बारे में बात किया, न्यायपालिका कार्यपालिका के बारे में बात किया, और उसके बाद जो अंत में आया 73rd अमेंडमेंट 1992। तो ये आपका पूरा अध्याय है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि कहां पर कमी आ रही है, वॉइस में कमी है, वीडियो में पोर क्वालिटी का है, या कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, या भाषा समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप उसमें लिख भी सकते हैं कि यस इट इज गोइंग गुड, so that it will motivate me at last of this second part of federalism. I can say that stay at home, stay safe, and please subscribe my channel. Thank you, thanks a lot, thank you.